बीकॉम पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों के लिए हमारे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में 2 पुस्तकें हैं, जिनमें प्रथम पेपर जो है वह हमारा व्यापारिक संनियम के नाम से है। और व्यापारिक संनियम में हम सबसे पहला चैप्टर जो पढ़ते हैं वो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक परिचय। चूंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ये 1872 में भारतवर्ष में लागू किया गया था। 1872 में जब लागू हुआ था उस समय भारत में अंग्रेजों का शासन हुआ करता था। और ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ये बहुत ही पुराना एक्ट है। ये इंग्लिश अधिनियम से भारतवर्ष में लिया गया है। और किस रूप में ये काम में आता है, ये चूंकि भारतवर्ष में ऐसे व्यापार से संबंधित कई कानून हुआ करते थे, वो सारे के सारे कानून इसमें शामिल थे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लंबे एक्ट के रूप में हुआ करता था, जिसमें साझेदारी भी शामिल थी, जिसमें वस्तु विक्रय भी शामिल था, जिसमें अन्य कई अधिनियम भी शामिल हुआ करते थे। और एक लंबा ये है एक्ट के रूप में हमारे सामने था। लेकिन धीरे धीरे जिस प्रकार से व्यापार के पैमाने में वृद्धि होती गई, इस एक्ट में भी कुछ परिवर्तन होते रहे समय समय के अनुसार। उन समय के अनुसार 1930 में अलग से वस्तु विक्रय अधिनियम पारित कर दिया गया, जो वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 के नाम से जाना जाता है, जो इस अधिनियम से बाद में हटा दिया गया था। इसके पश्चात 1932 में भारतीय साझेदारी अधिनियम अलग से बना दिया गया और भारतीय साझेदारी को भी इससे हटा दिया गया था। लेकिन जब से हम स्वतंत्र हुए हैं, इसके बावजूद भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो प्रभाव है वो भारतवर्ष से गया नहीं है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्रभावी है, प्रभावशाली है और संगठन में इसकी महसूस किया जाता है भारतवर्ष में। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में कौन कौन सी बातें हैं, शुरुआत हम करते हैं, जिसमें प्रारंभ में हम परिचय के रूप में कुछ परिभाषाओं का विश्लेषण करेंगे। उन परिभाषाओं में से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या होता है और इसमें कौन कौन सी चीजें शामिल की जाती हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन वाइज चलेंगे हम। सेक्शन 1 से 75 तक इसको हम मान के चलते हैं कि सेक्शन किस रूप में बटा हुआ है। तो 2 भागों में हम बांटते हैं और वो भाग है, पहला भाग सामान्य अनुबंध। सामान्य अनुबंध पहले भाग के रूप में आता है, जिसमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में सेक्शन 1 to 75 तक इसमें विश्लेषण किया गया है, धारा 1 से 75 तक। इसके पश्चात कुछ अनुबंध आते हैं जो दूसरे भाग में आते हैं, जिनको हम विशिष्ट अनुबंधों के नाम से जानते हैं। विशिष्ट अनुबंध ये जनरल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और ये होते हैं स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट। स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट में 5 प्रकार के अधिनियम शामिल किए गए हैं, जिसमें 1 नंबर हानि रक्षा का अनुबंध आता है। इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट। इसके पश्चात 2 नंबर पे आता है क्षतिपूर्ति का अनुबंध। गारंटी का अनुबंध। हानि रक्षा एवं क्षतिपूर्ति, दूसरा गारंटी। गारंटी कॉन्ट्रैक्ट। इसके पश्चात तीसरा अनुबंध आता है निक्षेप अनुबंध। इसको बोलते हैं हम बेलमेंट
कॉन्ट्रैक्ट। चौथा अनुबंध आता है गिरवी के अनुबंध, इनको कहते हैं लीज के कॉन्ट्रैक्ट। और अंतिम अनुबंध आता है वो है एजेंसी, अभिकरण के अनुबंध। एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट। एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट ये 5 प्रकार के स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट हैं जो इसमें दिए गए हैं। इनके अलग अलग सेक्शन में इनको बताया गया है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 2 भागों में बांटा हमने, एक सामान्य अनुबंध के रूप में और एक विशिष्ट अनुबंध के रूप में। सामान्य अनुबंध में जो अनुबंध आएंगे वो कौन कौन से होंगे, विशिष्ट में जो अनुबंध आएंगे वो कौन कौन से होंगे, ये 2 भागों में हम इसको बांटते चलते हैं। हमारी पहली यूनिट है वो सामान्य अनुबंधों के ऊपर है, दूसरी यूनिट है वो विशिष्ट अनुबंधों पर है। 2 यूनिट में ये हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। इसके पश्चात हम अगला जो भाग है उसको साझेदारी अधिनियम के रूप में और वस्तु विक्रय अधिनियम के रूप में आदि के रूप में और हम कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ेंगे। और कुछ आगे और जैसे आपके अन्य अधिनियम उनको भी जानकारी इसमें दी गई है। प्रारंभ में हम कहते हैं कि सामान्य अनुबंध अगर हम पढ़े तो उन सामान्य अनुबंधों में कौन कौन सी चीजें शामिल होंगी, वहां पर हम देखते हैं कि ये सामान्य अनुबंध किस प्रकार से किए जा सकते हैं। सामान्य अनुबंध करने के लिए आपको कुछ परिभाषाओं की जानकारी करना जरूरी होगा। वो परिभाषाएं इस प्रकार से, सबसे पहले लेते हैं सेक्शन 1। सेक्शन 1 में क्या लिखा है? सेक्शन 1 में लिखा है कि इस अधिनियम का नाम भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 है, जो उस समय लिखा था ये, जो जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर के संपूर्ण भारतवर्ष में लागू होगी। ये एक धारा 1 में लिखा है। इसके पश्चात सेक्शन 2 आता है हमारे सामने। सेक्शन 2 अनुबंधों की दृष्टि से सेक्शन 2 बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन माना गया है। और चूंकि इस सेक्शन में जो धाराएं हैं, इस सेक्शन में जो परिभाषाएं हैं, उन परिभाषाओं की जानकारी सभी विद्यार्थियों को होना जरूरी है, क्योंकि ये परिभाषाएं पूरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बेस होती हैं। और अगर हाँ ये बेस है, इस बेस को हम समझ लेते हैं तो हम आगे और इसको जानकारी करने की स्थिति में होंगे। तो ये बेस क्या है, इसमें हम अलग अलग प्रकार की धाराएं पढ़ते हैं। उन धाराओं में सबसे पहली धारा हमारी आती है सेक्शन 2A। सेक्शन 2A में परिभाषा दी गई है प्रस्ताव। प्रस्ताव को बोलते हैं हम प्रपोजल। प्रपोजल का मतलब क्या होता है? प्रपोजल एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को दिया जाता है, जिसमें किसी कार्य को करने के संबंध में हो सकता है या किसी कार्य को न करने के संबंध में हो सकता है। और प्रपोजल है वो, इसका उद्देश्य है कि ये एक दूसरे व्यक्ति से सहमति प्राप्त करना उसका उद्देश्य होता है। 3 बातें इस पर प्रस्ताव में दी जा सकती हैं। एक बात है, प्रस्ताव में कम से कम 2 पक्षकार होने जरूरी है। प्रस्ताव के लिए जरूरी है कि प्रस्ताव में 2 पक्षकार होने चाहिए। एक पक्षकार यानी स्वयं व्यक्ति अपने सम्मुखी प्रस्ताव नहीं रख सकता है, इसलिए प्रस्ताव के लिए आपको दूसरा पक्षकार चाहिए। दूसरी बात है, इसमें प्रस्ताव किसी कार्य को करने के लिए हो सकता है या प्रस्ताव किसी कार्य को न करने के लिए हो सकता है। एवं कार्य न करने, इसको हम दूसरे रूप में भी कह सकते हैं कि प्रस्ताव पॉजिटिव इन सेंस हो सकता है और प्रस्ताव निगेटिव इन सेंस भी हो सकता है। प्रस्ताव को हम किसी काम को करने के लिए भी व्यक्ति के सम्मुख रख सकते हैं और किसी काम को न करने के लिए भी व्यक्ति के सम्मुख रख सकते हैं, इसलिए इसको इसमें कहेंगे। अब तीसरी चीज है प्रस्ताव का उद्देश्य। प्रस्ताव का उद्देश्य क्या है? प्रस्ताव का उद्देश्य है दूसरे व्यक्ति की
की सहमति प्राप्त करना। अगर ये तीन चीजें शामिल हो गई तो हम ये कहेंगे प्रस्ताव रखा गया। तो इसमें कह सकते हैं कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के सम्मुख किसी कार्य को करने अथवा न करने के संबंध में कोई बात इस आशय से रखी ताकि उस व्यक्ति की सहमति उस कार्य को करने अथवा न करने के संबंध में प्राप्त हो जाए, तो हम कहेंगे एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के सम्मुख प्रस्ताव रखा। जैसे एक व्यक्ति ये कहता है कि मैं आपको अपनी मोटरसाइकिल 50,000 रुपये में बेचना चाहता हूँ। अब इसका एक प्रस्ताव हो गया, दूसरे व्यक्ति के सम्मुख हो गया, इसमें प्रतिफल भी आ गया, इसमें अपना उद्देश्य भी आ गया। अब हम ये चाहते हैं कि उस व्यक्ति की सहमति मिल जाए, तो हम दूसरे व्यक्ति के सम्मुख इसलिए रखते हैं। और दूसरा व्यक्ति मान लो ये कह देता है कि मैं आपकी मोटरसाइकिल 50,000 रुपये में खरीदने के लिए तैयार हूँ, तो हम कहेंगे प्रस्ताव की स्वीकृति हो गई। तो प्रस्ताव इस रूप में रखा जाता है ताकि उस व्यक्ति की सहमति हमें मिल जाए। यह परिभाषा 2A में दी गई। इसके पश्चात 2B में परिभाषा है, वो है वचनदाता एवं वचन ग्रहीता। प्रोमीजर एंड प्रोमीजी। वचनदाता और वचन ग्रहीता ये दो पक्षकार हैं। हमने प्रारंभ में कहा कि प्रस्ताव में दो पक्षकार होने चाहिए, तो दो पक्षकार कौन से हुए? एक हो गया वचनदाता और एक हो गया वचन ग्रहीता। वचनदाता कौन है? जो व्यक्ति प्रस्ताव रखता है दूसरे व्यक्ति के सम्मुख, उसको हम वचनदाता कहते हैं। और जिस व्यक्ति के सम्मुख प्रस्ताव रखा जाता है, यानी जो व्यक्ति प्रस्ताव को स्वीकार करेगा, वह व्यक्ति वचन ग्रहीता कहलाता है। तो दो व्यक्ति हो गए, प्रस्ताव रखने वाला व्यक्ति वचनदाता कहलाएगा और प्रस्ताव को स्वीकार करने वाला व्यक्ति वचन ग्रहीता कहलाएगा। दो सी में है परिभाषा। फिर 2B में परिभाषा है वचन। 2B में वचन की परिभाषा है प्रोमिज। वचन क्या होता है? प्रोमिज। प्रोमिज होता है जब दो या अधिक व्यक्ति किसी बात पर ये सहमत हो जाते हैं कि मुझे ये काम करना है। यानी वचन है, मैं आपको ये वचन देता हूं कि मैं आपके द्वारा लिखे गए प्रस्ताव को स्वीकार करता हूं। तो स्वीकार किया गया प्रस्ताव फिर वचन का रूप धारण कर लेता है। एक व्यक्ति जिसके सम्मुख प्रस्ताव रखा गया, दूसरा व्यक्ति उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है, तो हम कहेंगे स्वीकार किया गया प्रस्ताव वचन का रूप धारण कर लेता है। तो प्रोमिज वचन होता है और वह प्रस्ताव को स्वीकार करने के रूप में हमारे सामने आ सकता है। तो 2A में प्रस्ताव की परिभाषा, 2B में वचन की परिभाषा, 2C में वचनदाता और वचन ग्रहीता की परिभाषा दी गई है। इसके पश्चात 2D में प्रतिफल की परिभाषा दी गई है। प्रतिफल क्या होता है? इसको बोलते हैं कंसीडरेशन। What do you mean by consideration? कंसीडरेशन का प्रतिफल। प्रतिफल किस रूप में दिया जाए? प्रतिफल के बारे में कई सी अवधारणाएं हैं, कई सी बातें हैं जो इसमें शामिल की गई है। प्रतिफल में भी कम से कम दो पक्षकार होने चाहिए। पक्षकारों में एक वचनदाता हो गया, एक वचन ग्रहीता हो गया। तो हम ये कह सकते हैं वचनदाता की इच्छा पर वचन ग्रहीता अथवा किसी अन्य व्यक्ति ने वचन प्रतिफल वचन ग्रहीता भी दे सकता है या अन्य व्यक्ति भी दे सकता है। वचन ग्रहीता किसी अन्य व्यक्ति ने कोई कार्य किया है या करने से विरत रहा है, कार्य किया है या करने से विरत रहा है। इसका मतलब यह है कि कार्य करना पॉजिटिव इन सेंस, कार्य न करना निगेटिव इन सेंस। ये हमने पहले भी कहा, कार्य करने के लिए अथवा कार्य न करने के लिए। तो प्रस्ताव हमेशा पॉजिटिव इन सेंस हो सकता है और निगेटिव इन सेंस भी हो सकता है। तो काम करने के लिए भी हो सकता है, काम की विरत रहने के लिए भी हो सकता है।
वचनदाता की इच्छा पर वचन ग्रहीता अथवा किसी अन्य व्यक्ति ने कोई कार्य किया है या करने से विरत रहा है। फिर कोई कार्य करता है या करने से विरत रहता है, कार्य करता है या करने से विरत रहता है। अब इनमें दोनों में हम ये देखते हैं कि थोड़ा सा डिफरेंस है। कोई कार्य किया है या करने से विरत रहा है का असर ये हो गया कि यह भूतकाल की बात है, पास्ट टेंस की बात है। पास्ट में अगर कोई कार्य किया है या करने से विरत रहा है। दूसरी चीज लेते हैं, कोई कार्य करता है या करने से विरत रहता है, इसका मतलब वर्तमान में। वर्तमान में अगर कोई कार्य करता है या करने से विरत रहता है तो यह वर्तमान काल की स्थिति है। इसी प्रकार से एक काल और आएगा, भविष्य काल। इसमें कोई कार्य किया है या करने से विरत रहा है, कोई कार्य करता है या करने से विरत रहता है, एवं कोई कार्य करने या विरत रहने का वचन देता है, वचन देता है। अगर वह भविष्य में कोई कार्य करने या विरत रहने का वचन देता है तो हम कहेंगे यह कार्य या विरति या वचन एक दूसरे के लिए प्रतिफल कराएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि दो पक्षकार हैं, वचनदाता की इच्छा पर वचन ग्रहीता अथवा किसी अन्य व्यक्ति ने कोई कार्य किया है या करने से विरत रहा है, कोई कार्य करता है या करने से विरत रहता है, कोई कार्य करने या विरत रहने का वचन देता है, तो यह कार्य या विरति या वचन एक दूसरे के लिए प्रतिफल कहलाता है। इस रूप में प्रतिफल की परिभाषा हम दे सकते हैं। तो आज हमने आपको 4 परिभाषाएं बताई। धारा 2A में प्रस्ताव की परिभाषा, धारा 2B में वचन की परिभाषा, धारा 2C में वचनदाता और वचन ग्रहीता तथा धारा 2D में प्रतिफल की परिभाषा। इन परिभाषाओं के पश्चात कुछ अन्य परिभाषाएं भी आएंगी जो आपको कल के लेक्चर में बताई जाएगी।